उसे चिंता थी कि वह भाषण को समझ नहीं पा रही थी। ऑडियो फाइल के साथ उसे इसे समझने की जरूरत नहीं थी। उसे बस ऑडियो फाइल के अनुसार स्क्रिप्ट को याद करना था। ऐसी बहुत कम चीजें थीं जिनमें वह अच्छी थी। रट्टा मारकर याद करना उनमें से एक था। नैना चौधरी ने उस रात यामिनी गुप्ता के कंप्यूटर से ऑडियो फाइल की कॉपी बनाई और अगले दिन उसे याद करना शुरू कर दिया। उसे चिंता थी कि उसका अरबी उच्चारण सटीक नहीं है और वह एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिकॉर्डिंग को पहली बार सुनने के बाद वह उसे शब्द दर शब्द पढ़ पाएगी। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह क्या पढ़ रही है, लेकिन उसने जो वाक्य पढ़ा वह रिकॉर्डिंग में मौजूद वाक्य के बिल्कुल समान था। इससे नैना चौधरी हैरान रह गई। ऐसा प्रतीत होता था कि यद्यपि उसके मस्तिष्क ने उसकी स्मृति खो दी थी, फिर भी उसके शरीर को प्रत्येक अक्षर का मानक उच्चारण याद था। क्योंकि उसे ऑडियो फाइल की सामग्री समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसे इसे सुनाना थोड़ा मुश्किल था। नैना चौधरी को पूरी स्क्रिप्ट लिखने में आधा दिन लग गया। आज उसके पास कोई काम नहीं था। अपना काम खत्म करने के बाद नैना चौधरी ने अपनी समय सारिणी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह भाग्यशाली थी। जब उसकी याददाश्त गई तब शुक्रवार की दोपहर थी। उसकी कोई क्लास नहीं थी। फिर वीकेंड था, इसलिए उसे क्लास में नहीं जाना पड़ा। हालांकि कल सोमवार था, जिसका मतलब था कि उसके अच्छे दिन खत्म होने वाले थे, क्योंकि वह अब एक प्रसिद्ध स्कूल की टॉप छात्रा थी। लेकिन उसकी यादें अभी भी हाई स्कूल के तीसरे साल में पढ़ाई में लापरवाही करने वाली छात्रा होने के दौर में अटकी हुई थी। वह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का सामना कैसे कर पाती? नैना चौधरी ने अपनी समय सारिणी पर लिखे व्यस्त कार्यक्रम को देखा और उसे थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। डिंग डोंग। आलसी प्रणाली, जो आधे दिन के लिए गायब हो गई थी, अचानक प्रकट हो गई। दैनिक कार्य। जब वह अवसादग्रस्त होती थी तभी उसे यह काम क्यों मिलता था? नैना चौधरी कमजोरी से मेज पर झुक गई। कह दो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? आलसी प्रणाली ने कहा। दैनिक कार्य। योगेंद्र शर्मा को प्रसन्न करने के लिए एक उपहार बनाएं। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा उपहार योगेंद्र शर्मा को प्रसन्न करेगा? अगर योगेंद्र शर्मा अपने द्वारा तैयार किए गए उपहार से संतुष्ट नहीं होती, तो क्या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती? आलसी प्रणाली ने कहा। मेरे पास एक सुझाव है। यह कहना, खुद को एक पेंडेंट में बदल लो और उसे दे दो। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या उसमें कोई ईमानदारी थी? दिन दहाड़े जनता की निगाहों के सामने वह कितनी बेशर्म हो सकती है? नैना चौधरी अवाक रह गई। मैं मृत्यु को चुनती हूँ। आलसी प्रणाली ने कहा। आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे? नैना चौधरी ने कहा। नहीं। क्या आप सचमुच इसे स्वीकार नहीं करेंगे? यह 9 यिन मैनुअल से भी अधिक वास्तविक है। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। आलसी प्रणाली बहुत समझदार थी। मैं अपने अगले मेजबान से आपके लिए अगरबत्ती जलाने के लिए कहूंगा। आप शांति से जा सकते हैं। नैना चौधरी अवाक रह गई। अगला मेजबान। वे एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। क्या उनकी दोस्ती जीवन बदलने वाली नहीं हो सकती थी? नैना चौधरी, जो केवल आधे मिनट के लिए अड़ियल रही, जल्दी ही मान गई। कार्य में असफल होने वाले लोग कैसे मरेंगे? मैंने ये कभी नहीं देखा। आलसी प्रणाली ने अपने लहजे में उत्सुकता को नहीं छिपाया। क्यों न तुम एक बार मर जाओ और मुझे देखने दो? नैना चौधरी अवाक रह गई। एक बार मरना? क्या उसे लगा कि वह 9 जिंदगियों वाली लोमड़ी है? असल में आपको इतना बेताब होने की जरूरत नहीं है। आलसी सिस्टम ने कहा। आपके बगल में ही एक स्विमिंग पूल है। अगर आप योगेंद्र शर्मा को तैरने के लिए कहें तो उसके शानदार एब्स और आकर्षक फिगर की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि अगर आप उसका नग्न शरीर भी देखना चाहें तो इसमें कुछ ही मिनट लगेंगे। नैना चौधरी अवाक रह गई। आलसी प्रणाली के शब्दों के दूसरे भाग को नजरअंदाज करते हुए तैरना एक अच्छा विचार था, लेकिन क्या मैं सिर्फ देख सकती हूँ, छू नहीं सकती?
नैना चौधरी ने बिना किसी उम्मीद के पूछा। नहीं। और सच में उसे अस्वीकार कर दिया गया। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, ये सामान्य स्पर्श नहीं है, ये हल्का स्पर्श है, बहुत हल्का स्पर्श। सुस्त सिस्टम ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा। आपको अपनी ताकत और लय पर नियंत्रण रखना होगा। एक नोट जोड़े, आपको इसे सीधे, बिना किसी बाधा के करना होगा। यह तो बेहद ही घटिया प्रशिक्षण प्रणाली है, नैना चौधरी ने कहा। मेरा एक सवाल है, यह चोरीरोधी अध्याय है। सब्सक्रिप्शन वाले चैप्टर को रिफ्रेश करने के बाद आप नवीनतम चैप्टर देख सकते हैं। नैना चौधरी ने मुड़ने की अपनी क्रिया को रोक दिया। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, जल्दी करो और इसे 5 सेकंड के लिए देखो, उस घटिया सिस्टम ने आग्रह किया। नैना चौधरी को केवल 0.01 सेकंड के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजर नीचे की ओर झुकाई, योगेंद्र शर्मा की मजबूत छाती और पेट को पार करते हुए, और अंत में सेक्सी मरमेड वाली लाइन पर आकर रुक गई। योगेंद्र शर्मा। कुछ देर शांत होने के बाद उसने आह भरी और कहा, ढूंढना बंद करो, मैं से बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बेबस आवाज में स्पष्ट रूप से लाड़ प्यार झलक रहा था। नैना चौधरी का पूरा शरीर पल भर में लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटाईं और घबराहट में उस घटिया सिस्टम से पूछा, क्या ये 5 सेकंड है? घटिया सिस्टम, 5 मिनट पूरे हो गए हैं। इतना लंबा समय कैसे हो सकता है? नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह झट से पीछे मुड़ी और बोली, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। योगेंद्र शर्मा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हाँ, उनका मानना था कि उसने जानबूझकर अपनी नजरें नीचे नहीं की थीं। नैना चौधरी की पीठ योगेंद्र शर्मा की ओर थी। वह उसके चेहरे के भाव नहीं देख पा रही थी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे और भी अधिक अपराध बोध हुआ। वह समझाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई बहाना नहीं मिला। 36 रणनीतियों में से दौड़ना तो दौड़ना ही है। उसने अपने पैर उठाए और जाने ही वाली थी। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वह अपने पैर उठा पाती, उसने बाहर से किसी के आने की आहट सुनी। ऐसा लग रहा था कि वहां एक से अधिक व्यक्ति थे। नैना चौधरी तुरंत घबरा गई। अगर वह अभी बाहर जाती तो निश्चित रूप से बाहर मौजूद लोगों से टकरा जाती। अब वह कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। वह किस्म जो पूरे स्कूल में मशहूर थी। अगर किसी ने उसे पुरुषों के लॉकर रूम में प्रवेश करते देख लिया होता तो कौन जानता कि किस तरह की अफवाहें फैलतीं। लेकिन अगर वह बाहर नहीं जाती तो वह कहाँ छिपती? लॉकर रूम खाली था, वहां छिपने की कोई जगह नहीं थी। बाहर से आती आवाजें धीरे धीरे करीब आती जा रही थीं। नैना चौधरी दुविधा में थी, यह देखकर कि वह बाहर मौजूद लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण मुलाकात करने वाली थी। अचानक पीछे से उसकी बाईं बाह खींची गई। उसका पूरा शरीर 180 डिग्री घूम गया और वह एक परिचित लेकिन अजीब से आलिंगन में गिर गई। यह परिचित होते हुए भी अजीब इसलिए था क्योंकि वह एक से अधिक बार इस आलिंगन का सहारा ले चुकी थी। वह इससे बहुत परिचित थी, लेकिन उसने कभी भी दूसरे व्यक्ति के नग्न होने पर ऐसा सहारा नहीं लिया था। इसलिए ये बहुत अजीब भी था। जी हाँ, वह अब योगेंद्र शर्मा की बाहों में थी। उसकी नाक की नोक धीरे से उसकी छाती पर टिकी हुई थी। उसके शरीर में मौजूद मर्दाना हार्मोन की गंध से उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अभी जल उठेगी। शोर मत करो, योगेंद्र शर्मा ने धीमी आवाज में नैना चौधरी की बात काट दी। फिर वह उसे बगल में बने लॉकर के पास ले गया और अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। नैना चौधरी शर्मा गई और धड़कते दिल के साथ उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अंत में उसकी नजर योगेंद्र शर्मा के आधे खुले बेल्ट बकल पर पड़ी। नैना चौधरी अवाक रह गई। तुम अपना सिर क्यों झुका रहे हो? ऐसे समय में तो उसे बस अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए।
नैना चौधरी ने झुंझलाहट और शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी समय उसने बाहर से अंदर आ रहे लड़कों को एक साथ फ़ चिल्लाते हुए सुना। नैना चौधरी शर्मिंदा थी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसकी और योगेंद्र शर्मा की मौजूदा स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी, जिसके कारण दूसरों को गलतफहमी हुई। आखिरकार दरवाजे के कोण से देखने पर योगेंद्र शर्मा इस समय उस पर दबाव डाल रहा था। उसकी पैंट की बेल्ट का बकल अभी भी खुला हुआ था। जो लोग सच्चाई नहीं जानते वे शायद सोचेंगे। नैना चौधरी आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था। कुछ ही देर में बाहर सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। नैना चौधरी ने चुपचाप एक आंख खोली, ये देखने के लिए कि क्या वह व्यक्ति दूर चला गया है। अचानक उसकी नजर योगेंद्र शर्मा के सुडौल पेट पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। योगेंद्र शर्मा के पेट की मांसपेशियां ठीक उसके हाथ के नीचे थीं। इस अवसर का लाभ उठाकर काम पूरा क्यों न किया जाए? ये सही है, ये तय हो चुका है। जिंदा रहने की चाह ने नैना चौधरी को शर्म की भावना को त्यागने पर मजबूर कर दिया। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसी क्षण योगेंद्र शर्मा पीछे हट गया। उसका हाथ उसके पीछे ऐसे भागा मानो उस पर किसी अलौकिक शक्ति का साया हो। योगेंद्र शर्मा अवाक रह गई। नैना चौधरी अवाक रह गई। माहौल में अफरातफरी और असहजता छा गई। नैना चौधरी ने अपने हाथ को देखा, जो हवा में स्थिर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हाथ आगे बढ़ाए या पीछे खींच ले। कुछ सेकंड के लिए अपेक्षाकृत सन्नाटा छा गया। योगेंद्र शर्मा ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। तुम क्या करना चाहते हो? इस वाक्य ने नैना चौधरी का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल कर दिया। वह काफी देर तक मैं कहती रही, लेकिन एक भी वाक्य पूरा नहीं बोल पाई। वह मानो चलती फिरती ज़ॉम्बी बन गई थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींचा, सिर झुकाया और असीम खेद के साथ कहा, कुछ नहीं। योगेंद्र शर्मा ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और अपनी काली आंखों को थोड़ा सिकोड़ लिया। लगता है तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ, बहुत खेद है। बस एक सेकंड। अगर वह एक सेकंड तेज होती तो वह काम पूरा कर लेती। बेशक नैना चौधरी ने इस बारे में केवल अपने मन में ही सोचने की हिम्मत की। अपने धड़कते दिल को सहलाते हुए नैना चौधरी ने कहा, नहीं, बस अभी अभी मेरी किसी से टक्कर होते होते बची। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हे आखिरी दो हे थोड़े अजीब लगते हैं। योगेंद्र शर्मा ने आगे कुछ नहीं पूछा। जाओ कपड़े बदल लो। हाँ। नैना चौधरी खरगोश से भी तेज गति से खिसक गई। जब नैना चौधरी महिलाओं के लॉकर रूम में पहुंची तो वहां दो लड़कियां अपने बाल सुखा रही थीं। उसे सबके सामने कपड़े उतारने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह उनके जाने तक धीरे धीरे चलती रही। फिर उसने शर्मिंदा होकर बिकिनी पहनी, खुद को एक तौलिए में लपेटा और अपने स्तनों को सीने से सटाकर धीरे धीरे लॉकर रूम से बाहर निकल गई। क्या तुम इसी तरह तैरोगी? योगेंद्र शर्मा की मधुर आवाज उसके सामने सुनाई दी और उसके लहजे में उपहास का भाव था। नैना चौधरी ने ऊपर देखा तो योगेंद्र शर्मा सामने वाले पुरुषों के लॉकर रूम के दरवाजे से टैक लगाकर खड़ी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसने सिर्फ स्विमिंग ट्रंक पहन रखी थी। उसके कंधे चौड़े थे, टांगें लंबी थीं। उसका शरीर बेहद आकर्षक था। होंठ के कोने हल्के से मुड़े हुए थे और उसकी आंखें मोहक थीं। नैना चौधरी दंग रह गई। उसके हाथ अनायास ही ढीले पड़ गए और नहाने का तौलिया उसके शरीर से फिसल गया, जिससे काली बिकिनी में उभरे उसके खूबसूरत कर्व्स दिखाई देने लगे। इस बार योगेंद्र शर्मा के स्तब्ध होने की बारी थी और उसकी आंखों की गहराई से धीरे धीरे ज्वालाएं उठने लगीं, जो किसी प्राचीन कुएं जितनी गहरी थीं। योगेंद्र शर्मा की तीखी निगाहों के नीचे नैना चौधरी का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से तौलिया उठाया और खुद को फिर से लपेट लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी नजरें इधर-उधर जमीन पर टिकी हुई थीं।
उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मेरा स्विमसूट फट गया है। बस यही पहन सकती हूँ। योगेंद्र शर्मा ने कुछ देर तक नैना चौधरी को ध्यान से देखा, फिर अपनी छाती पर लिपटी बाहों को हटा लिया। उसने अलमारी पर रखी स्विमिंग कैप उठाई और बड़े बड़े कदमों से उसके पास चला गया। उसके सामने खड़े होकर उसने कहा, ये शायद थोड़ी बड़ी है। ये सुनकर नैना चौधरी दंग रह गई और फिर उसे अपने कानों के नीचे गर्माहट का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा तो योगेंद्र शर्मा ध्यान से उसके लंबे बालों को कानों के पीछे करने में मदद कर रही थी और फिर उन्हें बांधकर स्विमिंग कैप में डाल रही थी। योगेंद्र शर्मा की स्विमिंग कैप नैना चौधरी के लिए थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके सिर से फिसल जाए। वह मुश्किल से ही उसका इस्तेमाल कर पा रही थी। अगली बार अपने साथ स्विमिंग कैप लाना, योगेंद्र शर्मा ने कहा। नैना चौधरी शर्मिंदा और लज्जित थी। मैं जल्दी में थी और इसे लाना भूल गई। योगेंद्र शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। चलो चलते हैं। ओह, लगभग बंद होने का समय हो चुका था और स्विमिंग पूल में ज्यादा लोग नहीं थे। वे सब इधर-उधर बिखरे हुए थे। नैना चौधरी स्विमिंग पूल के किनारे खड़ी होकर साफ नीले पानी को देख रही थी और पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। क्या हुआ? योगेंद्र शर्मा ने पीछे मुड़कर पूछा। उसका आधा शरीर पानी में डूबा हुआ था और उसकी कमर कसी हुई थी। नैना चौधरी ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह ठीक है। फिर उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे स्विमिंग पूल में चली गई। एक विनम्र अनुस्मारक, आपकी अगली मृत्यु से पहले आपके पास आधा घंटा है, उस झटकेदार सिस्टम ने उसे याद दिलाया। नैना चौधरी का दिल कस गया और उसे एक बार फिर इस बात का पछतावा हुआ कि उसने चेंजिंग रूम में पर्याप्त निर्णायक कदम नहीं उठाए थे। अब जब वह और योगेंद्र शर्मा अलग हो चुके थे, तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? उस बेवकूफ सिस्टम ने कहा, तुम एक और बार गिरने का नाटक कर सकते हो। ये बहुत शर्मनाक था। वह ऐसा नहीं कर सकी। नैना चौधरी स्विमिंग पूल में खड़ी थी और चारों ओर नजर घुमा रही थी। अचानक उसने एक लड़के को अपनी प्रेमिका को तैरना सिखाते हुए देखा। लड़के ने लड़की की कमर और पेट को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जिससे लड़की पानी पर तैरती रही और उसने धैर्यपूर्वक उसे सांस लेना सिखाया। नैना चौधरी की आंखें अचानक चमक उठीं। ये मुद्रा बुरी नहीं थी। वह वैध कारण होने पर उसके पेट को छू सकती थी। उस झटकेदार सिस्टम ने कहा, क्या आपको यकीन है कि योगेंद्र शर्मा आपको ऐसा करने देगा? उसे यकीन नहीं था। नैना चौधरी तुरंत सुस्त पड़ गई। योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी के चेहरे के भावों में बदलाव देखा। उसने अपने पतले होठों को सिकोड़ते हुए बड़े ही विचारशील ढंग से पूछा, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? नैना चौधरी ने ऊपर देखा। मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा, योगेंद्र शर्मा ने बड़ी सहजता से कहा, मानो उसे पता ही न हो कि नैना चौधरी तैरना जानती है। नैना चौधरी, जो एक कुशल तैराक नहीं थी, पानी से बहुत डरती थी। पूल में भीगने की क्षमता ही उसकी सीमा थी, तो वह तैरने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? लेकिन तैरना सीखने का विचार तो उसी ने दिया था। अगर अब वह पीछे हट जाती है, तो योगेंद्र शर्मा को उस पर शक जरूर हो जाएगा और वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद नैना चौधरी ने कहा, ठीक है, तब मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, योगेंद्र शर्मा ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने अपना लंबा हाथ हिलाया और बिना किसी औपचारिकता के उस खूबसूरत लड़की की पतली कमर को गले लगा लिया। नैना चौधरी का पूरा शरीर पल भर में एक सीधी रेखा में खिंच गया। योगेंद्र शर्मा ने कहा, घबराओ मत, मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। मैं घबराया हुआ हूँ क्योंकि मुझे आपका समर्थन प्राप्त है। नैना चौधरी के कड़े होंठ कांप उठे और चेहरे पर एक हल्की सी असहज मुस्कान आ गई। फिर वीडियो में दिखाए गए निर्देशों के अनुसार उसने अपनी सांस रोक ली, अपना चेहरा पानी में डुबो दिया, अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और धीरे धीरे अपने पैरों को पानी पर तैरने दिया। हालांकि
जब वह अपने शरीर को शिथिल करने के चरण पर पहुंची तो वह असफल हो गई, क्योंकि इस समय उसका पूरा ध्यान उसके पेट पर रखे बड़े हाथ पर केंद्रित था और वह बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रही थी। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा घबरा दिया वह ये थी कि इस समय योगेंद्र शर्मा ने वास्तव में अपने दूसरे हाथ से उसके पैरों को सहारा दिया हुआ था। अचानक उसके पेट और पैरों से लेकर पूरे शरीर में सुन्नपन और झुनझुनी सी फैल गई। नैना चौधरी का चेहरा इतना गर्म था कि मानो आग लग जाएगी। किसने सोचा था ये घटिया विचार की पूल में आना है? इस घिनौने विचार को जन्म देने वाले उस नीच व्यक्ति को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। छोटी बच्ची, एक गहरी सांस क्यों नहीं ले लेती? क्या तुम अपनी सांस रोककर आत्महत्या करने की योजना बना रही हो? सांस लें। नैना चौधरी को अचानक एहसास हुआ कि उसकी सांसें सचमुच फूल रही हैं। उसे वीडियो से याद आया कि सांस लेते समय उसे पानी पर हाथ से थप्पड़ मारना पड़ता था ताकि उसका सिर पानी से बाहर तैरने के लिए ताकत जुटा सके। नैना चौधरी ने भी ऐसा ही किया और तुरंत पानी पर हाथ मारा। अंत में उसने बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसने कुछ अविश्वसनीय प्रहार किया। उसी समय उसके शरीर पर मौजूद दोनों बड़े हाथ किसी चीज से उत्तेजित होकर अचानक ढीले पड़ गए। नैना चौधरी का संतुलन अचानक बिगड़ गया और एक घूंट पानी उसके फेफड़ों में भर गया। अचानक उसके मन में एक छवि कौंध गई। तस्वीर में वह पानी में गिर गई और जब वह बेहोश होने ही वाली थी तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका शरीर पानी से बाहर तैरने लगा। उसने उस व्यक्ति की गर्दन को ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे उसने जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया हो और उसके पैर उस व्यक्ति की कमर पर चढ़ गए। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे एक स्पष्ट और सुंदर चेहरा दिखाई दिया और उसकी यादें वास्तविकता से मेल खाने लगीं। उसे अब याद आ गया। क्या तुम्हारा दम घुट गया था? योगेंद्र शर्मा ने घबराकर पूछा। नैना चौधरी ने अपना सिर हिलाया और योगेंद्र शर्मा को खाली निगाहों से देखती रही। समय एक पल के लिए थम गया और फिर उसने पहल करते हुए उसके होठों को चूम लिया। इस समय नैना चौधरी के मन में केवल योगेंद्र शर्मा का ही ख्याल था और उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी। उसने मोहिनी वर्मा की तरफ देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी और मानो वह मन ही मन किसी को कोस रही हो। योगेंद्र शर्मा आह, योगेंद्र शर्मा आह, योगेंद्र शर्मा आह। घटिया व्यवस्था। मानसिक रूप से मंदबुद्धि लड़की पहले से ही ऑनलाइन थी। जब मोहिनी वर्मा ने देखा कि नैना चौधरी उसे अनदेखा कर रही है तो उसके चेहरे के भाव एक पल के लिए थम गए और फिर उसने तुरंत एक गरिमापूर्ण और शालीन भाव धारण किया और ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्कोर मेरे स्कोर से अधिक हो सकता है? नैना चौधरी ने अब भी मोहिनी वर्मा पर ध्यान नहीं दिया। उसने मन में चल रहे श्राप को किनारे रख दिया और गंभीरता से शिक्षक द्वारा दिए जा रहे अपने मूल्यांकन को सुना। छात्रा नैना चौधरी, हालांकि मंच पर जाते समय आप घबराई हुई लग रही थीं, लेकिन धीरे धीरे आपका मूड अच्छा हो गया। आपका भाषण तीक्ष्ण, हास्यपूर्ण था और आपकी भाषा सहज और आकर्षक थी। हमने आपको 8.8 अंक का अंतिम स्कोर दिया है। क्या उसे सचमुच 8.8 अंक मिले? बहुत खूब। वह वाकई अद्भुत थी। नैना चौधरी को अचानक खुद पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। बेशक वह सबसे होशियार छात्रा थी। धन्यवाद शिक्षक जी। नैना चौधरी ने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और उसके चेहरे पर एक प्यारी और मनमोहक मुस्कान थी। दर्शकों में से कुछ लोग फिर से नैना चौधरी के बारे में बात करने लगे। शुरुआत में उसका प्रदर्शन बहुत खराब था, लेकिन फिर भी उसे 8.8 अंक मिले। जजों ने शायद सोचा होगा कि उसने सचमुच मौके पर ही लिखा था, इसलिए उन्होंने उसके साथ विशेष व्यवहार किया। उसने कई करतब दिखाए, लेकिन अंत में उसका स्कोर मोहिनी वर्मा जितना अधिक नहीं था। कितनी शर्म की बात है। यह कहानी हमें बताती है कि चालबाजी करना बेकार है। आपको अब भी अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। हमारे विभाग के सभी लड़के कहते हैं कि नैना चौधरी सरल, दयालु और षड्यंत्रकारी नहीं है।
है, मैं बस उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके चेहरे पर चोट लगी है। कंचन मलसी अपने आसपास हो रही चर्चा सुनकर इतनी क्रोधित हुई कि उसके जिगर में दर्द होने लगा। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और लड़ने के लिए तैयार हो गई। ज्योति, मुझे मत रोको, मैं उनसे बात करके उन्हें समझाऊंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ज्योति मौर्य ने कंचन मलसी को सीट पर दबा दिया। बिना सबूत के कोई भी तर्क दूसरों की नज़र में सिर्फ कुतर्क है। यदि आप अभी उनसे तर्क करने जाएंगे तो आप केवल नैना चौधरी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। लेकिन क्या हम उन्हें नैना चौधरी के नाम पर कीचड़ उछालने देंगे? कंचन मलसी ने गुस्से से कहा। ज्योति मौर्य ने कहा, हम प्रतियोगिता के बाद इस बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि नैना चौधरी के पास कुछ जवाबी उपाय जरूर होंगे, अन्यथा वह इतनी शांत नहीं रहेगी। नंबर 4, नैना चौधरी से 0.2 अंक अधिक है और नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 6 के पास 8 से अधिक अंक नहीं है। मुझे लगता है कि नैना चौधरी के पास तीसरा स्थान जीतने का मौका है, यामिनी गुप्ता ने कहा। कंचन मलसी इतनी खुश हुई कि उसने नैना चौधरी को थम्स अप दिखाया। बेशक नैना चौधरी को अंगूठा ऊपर करने का इशारा दिखाई नहीं दिया। जजों ने आखिरी प्रतियोगी तान याओ के स्कोर की घोषणा कर दी थी। इसका मतलब यह भी था कि आज की प्रतियोगिता के विजेता द्वितीय और तृतीय स्थान का फैसला हो चुका था। वे थे नंबर 1 मोहिनी वर्मा, नंबर 4 यांगसियू और नंबर 10 तान याओ। नैना चौधरी चौथे स्थान पर रहीं। सभी लोग नैना चौधरी के मजाक को देखने और तीसरे स्थान पर भी न आने पर उस पर हंसने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इसी क्षण जजों ने अचानक घोषणा की कि मोहिनी वर्मा का स्कोर रद्द कर दिया गया है क्योंकि उसने प्रतियोगिता के पहले नियम का उल्लंघन किया है। भाषण मौलिक होना चाहिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दर्शक दीर्घा में हंगामा मच गया। क्या चल रहा है? क्या न्यायाधीश का मतलब यह है कि मोहिनी वर्मा का भाषण नकल किया गया था? ये क्या बकवास है? बड़ी खबर। ऊपर वाले बंक पर बैठा मेरा भाई आज का लॉजिस्टिक स्टाफ है। उसने अभी अभी एक संदेश पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि आज की प्रतियोगिता में साजिश हुई है। प्रतियोगी ए ने प्रतियोगी बी का भाषण चुरा लिया है। प्रतियोगी ए को मोहिनी वर्मा नहीं होना चाहिए, है ना? फिर प्रतियोगी बी। जब नैना चौधरी मंच पर आईं तो ऐसा लगा जैसे वह कह रही हों कि किसी कारणवश उनके भाषण का उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्या वह प्रतियोगी बी हो सकती है जिसका भाषण चोरी हो गया था? अगर ऐसा है तो क्या नैना चौधरी ने मौके पर ही भाषण नहीं तैयार किया था? हे भगवान, उसकी ताकत अद्भुत है। नैना चौधरी को मौके पर भाषण देने के लिए 8.8 अंक मिले। अगर यह साजिश न होती तो वह आज चैंपियन होती। मंच के नीचे किसी के चेहरे पर थप्पड़ की आवाज आई, लेकिन मंच पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहिनी वर्मा ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक सौम्य और गरिमापूर्ण मुस्कान थी। शिक्षक, क्या आपने कोई गलती की है? मैंने ये भाषण स्वयं लिखा है, मोहिनी वर्मा ने जवाब दिया। वह नैना चौधरी की अरबी शिक्षिका थीं। उन्होंने अचानक रुककर कहा, मैंने एक लेख को संशोधित किया था जो बिल्कुल इसी तरह का था। मोहिनी वर्मा का चेहरा अचानक बदल गया और उसने खुद को मंच से तुरंत चले जाने से रोकने के लिए लगभग अपने नाखून अपनी त्वचा में गड़ा दिए। उसने नैना चौधरी को छुरी जैसी तीखी निगाहों से देखा। नैना चौधरी ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो, और उसकी निगाहें दर्शकों में इधर-उधर घूमती रहीं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और फिर बाएं से। हाँ, नैना चौधरी की निगाहें अचानक ठहर गईं और उसने दर्शकों के पीछे अचानक प्रकट हुए व्यक्ति को एक पल के लिए घूर कर देखा। फिर वह खुशी से झूम उठी और बेताब होकर उसे घूरने लगी। तुम यहाँ हो, आखिरकार आप यहाँ पहुँच ही गए। मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी की आंखों में उत्सुकता देखी। हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि इतने लंबे समय बाद उसे देखकर वह इतनी आश्चर्यचकित क्यों थी।
फिर भी वह अपने होठों के कोने को थोड़ा ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। वह कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा और उसे देखता रहा। फिर उसे एक खाली सीट मिली और वह बैठ गया। मंच पर पुरस्कार समारोह चल रहा था। मुख्य अतिथि विदेशी भाषा महाविद्यालय के डीन थे। नैना चौधरी का ध्यान पुरस्कार पर नहीं था। वह योगेंद्र शर्मा को बिना पलक झपकाए देखती रही, इस डर से कि कहीं वह फिर से चला न जाए। उसी समय उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, मानो उसके लिए दिल का इशारा कर रही हो। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसका हाथ हवा में उठा, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र उसे सौंप दिए गए। नैना चौधरी ने अपने गुस्से को काबू में रखा, डीन के हाथ से ट्रॉफी और प्रमाण पत्र लिया और कृतज्ञता दिखाने के लिए थोड़ा झुक गई। पुरस्कार समारोह के बाद समूह फोटो लेने का समय था। यह नैना चौधरी का आखिरी मौका था और साथ ही साथ सबसे अच्छा मौका भी था, क्योंकि ग्रुप फोटो के दौरान हाथ के इशारे करना बहुत आम बात थी और आजकल फोटो खींचने के लिए सबसे लोकप्रिय हाथ के इशारे के रूप में शांति चिन्ह की जगह दिल का इशारा ने ले लिया है। वह योगेंद्र शर्मा को खुलेआम दिल का इशारा कर सकती थी। नैना चौधरी बेहद खुश थी। वह अपना मिशन पूरा करने और अपनी उम्र बढ़ाने के करीब थी। तथापि जब फोटो खींचने का समय आया तो फिर से कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हुई। फोटोग्राफर ने कहा, सभी लोग ट्रॉफी को अपने बाएं हाथ में और प्रमाण पत्र को अपने दाहिने हाथ में पकड़े। पास आइए। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसने ट्रॉफी को अपने बाएं हाथ में और प्रमाण पत्र को अपने दाहिने हाथ में पकड़ रखा था, तो फिर वह दिल का इशारा कैसे कर सकती थी? नैना चौधरी सचमुच रोने ही वाली थी। लेकिन विजेता और उपविजेता फोटोग्राफर के अनुरोध के अनुसार पहले ही पोज दे चुके थे और कॉलेज के नेता अभी भी मंच के नीचे से देख रहे थे। वह और क्या कह सकती थी? नैना चौधरी ने मुस्कुराने की कोशिश की। एक हाथ में ट्रॉफी और दूसरे हाथ में प्रमाण पत्र पकड़े हुए कैमरे के लेंस की ओर देख रही थी। और ठीक उसी क्षण उसने भीड़ के पीछे बैठे योगेंद्र शर्मा को देखा, जिसने अपना हाथ उठाकर उसके लिए दिल का इशारा किया। उसकी खूबसूरत भौहों के बीच का भाव उदासीन था, उसकी आंखें गहरी थीं और होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। वह कितना सुंदर था। यह चोरी रोधी स्टाम्प है। पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको नवीनतम अध्याय दिखाई देगा। जैसे कि खुद को एक पेंडेंट में बदल लो और उसे दे दो। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या तुम और अधिक कल्पनाशील नहीं हो सकते? नैना चौधरी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर तुमने दोबारा बकवास की तो मैं तुम्हारा एक पेंडेंट बना दूंगी और उसे दे दूंगी। मैं सिर्फ एक व्यवस्था हूँ। मैं एक कठपुतली नहीं बन सकता। वह घिनौनी व्यवस्था निर्भीक थी। किसने कहा कि सिस्टम पेंडेंट नहीं हो सकता? नैना चौधरी ने अपनी भौहें उठाईं। मेरे पास दराज में एक है। असंभव। तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। नैना चौधरी ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं इसे निकाल सकती हूँ तो आपको मुझसे एक वादा करना होगा। उस घटिया सिस्टम को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। क्या बात है? मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। पहले मुझसे वादा करो। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं इसे पूरा करने के लिए तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैं खुद को एक पेंडेंट में बदल लूंगा और उसे योगेंद्र शर्मा को दे दूंगा। ठीक है। वह घटिया सिस्टम अपने डेटाबेस को लेकर बहुत आश्वस्त था। कारखाने से निकलने के बाद से किसी भी सहकर्मी को पेंडेंट में बदलने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। नैना चौधरी ने खुशी के आंसू बहाने की इच्छा को रोका। उसने दराज से सावधानीपूर्वक एक पेंडेंट निकाला और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। उन्होंने गंभीरता से कहा, ये एक प्राचीन पेंडेंट है। यह विंडोज के साथ इंस्टॉल होता है। 98। वह घटिया व्यवस्था अवाक रह गई। कौन सा पेंडेंट? क्या यह सिर्फ एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव नहीं थी? इसे एक शरारती हाई स्कूल के छात्र ने धोखा दिया था। यह भ्रष्ट व्यवस्था इस तथ्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकी। नैना चौधरी को डर था कि यह घटिया व्यवस्था अपने वादे से मुकर जाएगी।
आपको नुकसान स्वीकार करना होगा। जो भी अपने वचन से मुकर जाता है वह तो नासमझ है। बचकाना। उस घटिया सिस्टम ने सिर्फ औपचारिकतावश कहकर जवाब दिया। नैना चौधरी आखिरकार शांत हो गई और उसने बात को वापस काम पर मोड़ दिया। इस बार आप मुझे कितना समय देते हैं? उस घटिया सिस्टम ने कहा। उपहार बनाने में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए मेजबान को यह काम पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। 1 सप्ताह? 7 दिन? तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? नैना चौधरी को विश्वास नहीं हुआ। उस घटिया व्यवस्था ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं उस तरह का सिस्टम हूँ जो लोगों को धोखा देगा? तुम हो। नैना चौधरी ने दृढ़ता से कहा। निकम्मे सिस्टम ने अपना दुख व्यक्त किया और वह दुखी हुए बिना नहीं रह सका। वह तो मरना भी चाहता था। आपका सिस्टम क्रैश होने वाला है। नैना चौधरी अवाक रह गई। आजकल सिस्टम क्रैश होने से पहले चेतावनी तो देता है। नैना चौधरी ने हाथ हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कचरा निपटान प्रणाली। कितना निर्दयी इंसान है। मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी था। नैना चौधरी ने मिशन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया और सोमवार सुबह की अंग्रेजी पठन कक्षा की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि वह आलसी थी, फिर भी उसमें कुछ खूबियां थीं। कहने का तात्पर्य यह था कि वह अपने विषयों में कोई अतिशयोक्ति नहीं करता था। उसके अंक औसत थे और वह हर विषय में मुश्किल से पास होता था। अंग्रेजी भी इसका अपवाद नहीं है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार पलट न जाए, उसने पूरी दोपहर और पूरी शाम अपने पाठों की तैयारी में बिताई। तथापि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन पूरी कक्षा की बात सुनने के बाद भी वह वैसी ही आलसी बनी रही। उसने जरा भी प्रगति नहीं की। इससे नैना चौधरी बहुत निराश हो गई। उसने क्लास के बाद सीधे लाइब्रेरी जाने का फैसला किया ताकि वह मेहनत के दम पर आगे बढ़ सके। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे पर उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे वह देखना नहीं चाहती थी। आर्यन भाटी। आर्यन भाटी ने उसे देखा, लेकिन उसे जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। उसने उसका अभिवादन ऐसे किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या संयोग है? क्या आपकी सुबह कोई क्लास नहीं है? नैना चौधरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या बात है? आर्यन भाटी दंग रह गया। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति पहले से अलग है, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि क्या बदल गया है। अगर मेरे पास करने को कुछ नहीं है तो क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत बातचीत नहीं कर सकती? आर्यन भाटी ने जानबूझकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा मत करना, नैना चौधरी ने कहा। हम अभी इतने करीब नहीं हैं। वह पुस्तकालय में प्रवेश करने ही वाली थी। आर्यन भाटी एक बार फिर अचंभित रह गया। उसने सहज रूप से नैना चौधरी का पीछा किया और कहा, मुझे कुछ सूझा है। नैना चौधरी ने उसकी ओर देखा और उसे आगे बोलने का इशारा किया। आर्यन भाटी ने कहा, मुझे याद है कि आपने पिछले हफ्ते मुझसे कहा था कि आपको अपनी भाषण की स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है। नैना चौधरी को यकीन नहीं था कि उसने पहले अपनी भाषण की स्क्रिप्ट खो दी थी या नहीं। लेकिन अगर यह सचमुच आर्यन भाटी के हाथ लग गया है तो उसे इसे जल्द से जल्द वापस पाना होगा। आखिरकार ये प्रतियोगिता की स्क्रिप्ट थी। इसे यूं ही लीक नहीं किया जा सकता था। नैना चौधरी ने आर्यन भाटी की ओर देखा। यह देखकर कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, उसने पूछा, क्या ये तुम्हारे साथ है? आर्यन भाटी ने सिर हिलाया। यह मेरी किताब में है। हो सकता है कि साथ में पढ़ाई करते समय मैंने गलती से गलत वाला ले लिया हो। आप किस मंजिल पर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं? मैं इसे आपको बाद में भेज दूंगा। नैना चौधरी ने कहा, क्या आप इसे अभी मुझे वापस नहीं दे सकते? मैंने इसे बाहर नहीं निकाला। मैं तुम्हारे साथ जाकर ले आऊंगा। यह आर्यन भाटी हिचकिचाई। नैना चौधरी ने कहा, क्या यह असुविधाजनक है? नहीं, ऐसा नहीं है। भूल जाओ। चलो चलते हैं, आर्यन भाटी ने कहा। नैना चौधरी ने दोबारा कुछ नहीं पूछा।
वह उसके पीछे पीछे पुस्तकालय में चला गया। यह दृश्य संयोगवश योगेंद्र शर्मा की नजर में आया, जो पुस्तकालय के बाहर इमारतों के रेखा चित्र बना रही थी। ऐसा लगता है कि वही कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की है। योगेंद्र शर्मा के बगल में खड़ी सूरज कुमार ने भी नैना चौधरी को देखा। उसने अजीब तरह से बुदबुदाया, उसके साथ चल रहा लड़का जाना पहचाना लग रहा है। मैंने उसे कहीं देखा है। आह, मुझे याद आया, वह है। सूरज कुमार ने अपना सिर घुमाया और पाया कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति गायब हो गया था। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने योगेंद्र शर्मा की पीठ की ओर चिल्लाकर पूछा। मैं एक किताब ढूंढने जा रहा हूँ, योगेंद्र शर्मा ने जवाब दिया। उसकी आवाज साइबेरिया के हिमनद की तरह ठंडी थी। सूरज कुमार कांप उठा। उसे लगा कि मामला इतना आसान नहीं है। उसने अपनी स्केचबुक एक तरफ रख दी और योगेंद्र शर्मा के पीछे पीछे पुस्तकालय में चला गया। पुस्तकालय के अंदर जब नैना चौधरी आर्यन भाटी के पीछे पीछे उसकी सीट पर गई, तो उसने पाया कि मोहिनी वर्मा भी वहीं मौजूद थी। जब उसने कहा कि वह इसे लेने आएगी, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वह क्यों हिचकिचा रहा था। अब उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नैना चौधरी ने मन ही मन उपहास किया। वह एक तरफ खड़ी हो गई और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। आर्यन भाटी ने अपने हाथ में मौजूद किताब के पन्ने जल्दी से पलटे और मन ही मन कहा, ये अजीब है। मुझे याद है कि यह बात साफ साफ इसी किताब में लिखी थी। किताब में क्या है? मोहिनी ने पूछा। उसका लहजा बहुत ही सौम्य था और थोड़ा बनावटी लग रहा था। आर्यन भाटी ने कहा, नैना चौधरी का भाषण। क्या आपने इसे देखा है? मोहिनी वर्मा ने अपना सिर हिलाया। आप दूसरी किताबों में देख सकते हैं, हो सकता है आपको गलत याद हो। मुझे याद है कि ये इसी किताब में था। हालांकि आर्यन भाटी ने ऐसा कहा, फिर भी उन्होंने मोहिनी वर्मा के सुझाव को सुना। उन्होंने एक और किताब खोली और उसमें वह बात पाई। उसने मोहिनी वर्मा को संदेह भरी नजरों से देखा और फिर नैना चौधरी को संबोधित करने लगा। धन्यवाद। नैना चौधरी ने भाषण सुना और जाने ही वाली थी कि तभी उसने मोहिनी वर्मा को अचानक ये कहते हुए सुना, नैना चौधरी, मुझे माफ करना। नैना चौधरी ने पैर पटके। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह व्यक्ति कुछ गड़बड़ करने वाला है। आशा के अनुसार मोहिनी वर्मा अचानक खड़ी हो गई और माफी मांगते हुए बोली, नैना चौधरी, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अगर मुझे पता होता कि तुम शुयांग को पसंद करती हो, तो मैं उसके पीछे पड़ने के लिए सहमत नहीं होती। मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? उस समय सामान्यतः शांत रहने वाला पुस्तकालय कोलाहल से भरा हुआ था। मोहिनी वर्मा एक आदर्श सुंदरी थीं। चाहे उनकी सूरत हो, कदकाठी हो या आवाज, वह लोगों को एक सौम्य और गरिमामय आभास देती थीं। इस तथ्य के साथ कि उसने जानबूझकर अपनी मुद्रा नीचे कर ली थी, वह नाजुक और दयनीय लग रही थी। जब सच्चाई से अनजान दर्शकों ने ये देखा, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि नैना चौधरी मोहिनी वर्मा से इसलिए नाराज थी क्योंकि वह उससे प्यार करती थी और उसे हासिल नहीं कर पाई थी। नैना चौधरी अवाक रह गई। मोहिनी का ऐसा व्यवहार करने का मकसद बहुत स्पष्ट था। उसका मकसद उसे चिढ़ाना था। चाहे वह दुखी होकर चली गई हो, उसके बारे में बुरा भला कहा हो, या उससे सुलह कर ली हो, ये इस अफवाह की पुष्टि करने के बराबर था कि उसे छोड़ दिया गया था। अगर वह, जिसकी यादें बरकरार थीं और जो आर्यन भाटी को सफेद चांदनी मानती थी, इस दृश्य का सामना कर रही होती, तो निश्चित रूप से मोहिनी वर्मा उसे अपनी नाक से खींच ले जाती। दुर्भाग्यवश उसने अपनी स्मृति खो दी। पिछले 2 दिनों से वह सोच रही थी कि उसे एक जोरदार थप्पड़ कैसे मारे। उसने उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया था। भला वह इसे कैसे ठुकरा सकती थी? नैना चौधरी ने मोहिनी वर्मा की ओर मुड़कर देखा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा, मुझे पता है कि सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा रिश्ता कुछ अस्पष्ट है। मैंने इन अफवाहों पर ध्यान देने का इरादा नहीं किया था। आखिर
अफवाहें तो बुद्धिमानों के मुंह से ही निकल जाती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस पर विश्वास करेंगे। इसका तात्पर्य ये था कि जो कोई भी इस पर विश्वास करता है वह मूर्ख है, और यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप मूर्ख हैं। जब नैना चौधरी ने यह कहा तो उसने देखा कि मोहिनी वर्मा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। नैना चौधरी ने आगे कहा, हालांकि हम दोनों विदेशी भाषा महाविद्यालय से हैं, लेकिन हमारा आपस में ज्यादा मेलजोल नहीं है। व्हाट्सएप मोमेंट्स पर भी हमें दोस्त नहीं माना जा सकता। आप मुझे नहीं जानते, इसलिए ये स्वाभाविक है कि आपने मुझे गलत समझा, लेकिन आपको अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वह उस तरह का घटिया इंसान है जो 2 नावों में सवार होकर आपके पीछे पड़ने के साथ साथ दूसरी लड़कियों के साथ भी अस्पष्ट संबंध रखता है? कमीना शब्द ने सफलतापूर्वक सारा ध्यान आर्यन भाटी की ओर मोड़ दिया। वहां मौजूद लोगों ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आर्यन भाटी ने तुरंत मोहिनी वर्मा के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। मैंने ऐसा नहीं किया। मोहिनी वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि उसके द्वारा भड़काई गई आग उसके प्रेमी को जला देगी। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था, कभी हरा तो कभी सफेद, लेकिन फिर भी उसने गरिमा बनाए रखी। उसकी कोमल आवाज से पता चलता था कि वह दांत पीस रहा था। मुझे विश्वास है कि शुयांग उस तरह का व्यक्ति नहीं है। नैना चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि गलतफहमी दूर हो गई है, मैं पहले चलती हूँ। यह कहकर नैना चौधरी जाने ही वाली थी कि अचानक मोहिनी वर्मा उसके पीछे दौड़ी और बोली, लेकिन मैंने सुना है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो। नैना चौधरी अवाक रह गई। हालांकि अतीत में ये बात सच होने की पूरी संभावना थी, फिर भी वह कहना चाहती थी, क्या तुम्हें थोड़ी शर्म आ सकती है? क्या आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड आरएमबी है जिसे हर कोई पसंद करता है? नैना चौधरी अवाक रह गई। जैसे ही वह कुछ जवाब देने वाली थी, तभी उसे सामने से एक ठंडी और उदासीन आवाज सुनाई दी। आपने गलत सुना। उसका स्वाद इतना भी बुरा नहीं है। यह दबंगई भरी शब्दावली। नैना चौधरी को देखने की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि यह कौन है। उसके होंठ के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। गलतफहमी से बचने के लिए वह योगेंद्र शर्मा को तार्किक तरीके से डेट पर कैसे बुला सकती थी? उसने पहले ही उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ने का दोष अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए वह अब और गैर जिम्मेदार और नखरे वाली नहीं हो सकती थी। उस बेकार सिस्टम ने कहा, मैं अपनी जान गंवाने वाला हूँ। आप अब भी अपनी ईमानदारी की इतनी परवाह क्यों करते हैं? आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। चलिए एक दूसरे को जान लेते हैं। क्या यह परोक्ष रूप से नैतिक अखंडता की कमी के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था? नैना चौधरी ने आज सुनी हुई दुनिया को नष्ट करने वाली उपलब्धियों के बारे में सोचा। वह इसका खंडन नहीं कर सकी। योगेंद्र शर्मा को डेट पर ले जाने के बारे में सोचते हुए नैना चौधरी ने अपना फोन उठाया और कुछ देर हिचकिचाने के बाद व्हाट्सएप खोलकर एक संदेश टाइप किया। योगेंद्र शर्मा, आज रात चांद बहुत सुंदर है। चलो साथ में चांद की सुंदरता निहारते हैं। नहीं, नहीं, ये बहुत सीधा सादा था। इसे आसानी से अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसे डिलीट करके दोबारा शुरू करें। योगेंद्र शर्मा, मैंने सुना है कि आज रात चांद बहुत बड़ा है। चलो। यह अभी भी बहुत सीधा था। योगेंद्र शर्मा, क्या तुम्हें चांद देखना अच्छा लगता है? मुझसे यह पूछने में क्या बुराई है कि क्या मुझे चांद देखना पसंद है? नैना चौधरी को ऐसा लग रहा था कि इस बेतुके मिशन के कारण वह मंदबुद्धि हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो भले ही उसके अंक कम थे, लेकिन उसका आईक्यू कम नहीं था। वह पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करती थी। उसके पिता के शब्दों में उसके कोई सपने नहीं थे और न ही कोई लक्ष्य थे। नैना चौधरी को लगा कि उसके पिता के शब्द बहुत ही कठोर थे। वह यह कैसे कह सकता था कि उसकी कोई रुचियां नहीं थीं? किसी भी काम में रुचि न होना भी एक प्रकार की रुचि ही थी। नैना चौधरी ने अपना फोन पकड़ा और बार बार मैसेज डिलीट करने की कोशिश की। उसे कोई ऐसा नरम शब्द नहीं सूझा जिससे मैसेज डिलीट हो जाए।
अंत में उसने अपना फोन मेज पर पटक दिया और कोई मैसेज नहीं भेजा। उसी समय दूसरी ओर योगेंद्र शर्मा नैना चौधरी के साथ व्हाट्सएप चैट इंटरफेस को ध्यान से देख रहा था। दूसरा पक्ष टाइप कर रहा है कि आखिरी कुछ शब्द गायब होते ही उसने अपने फोन की स्क्रीन लॉक कर दी और ड्राइंग जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने अपने बगल में बैठी सूरज कुमार से पूछा, ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें आप संदेश लिखेंगे लेकिन उसे भेजेंगे नहीं? योगेंद्र शर्मा का लहजा काफी अनौपचारिक था। बोलते समय भी उनका हाथ लगातार चित्र बनाता रहा और उनकी निगाहें ड्राइंग बोर्ड पर टिकी रहीं, जिससे लोगों को ऐसा लगा कि वह बिना किसी उद्देश्य के बस बातचीत करना चाहते हैं। सूरज कुमार एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार बोलता रहता था। योगेंद्र शर्मा को अपने साथ बातें करते देख वह तुरंत उत्साहित हो गया। आपने इसे लिखा तो सही लेकिन भेजा नहीं। सूरज कुमार ने योगेंद्र शर्मा के सवाल को दोहराया, फिर हंसते हुए कहा, जब मैं अपनी माँ से पैसे मांगना चाहती हूँ तो मुझे डर लगता है कि वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। योगेंद्र शर्मा ने लंबे मौन के साथ अपना रुख व्यक्त किया। उसने एक तरफा रूप से इस बातचीत को समाप्त कर दिया। सूरज कुमार, कुछ गलत बोला? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं? सूरज कुमार ने अजीब तरीके से अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। अचानक उसके मन में एक विचार आया। एक और स्थिति है। योगेंद्र शर्मा के हाथ में मौजूद ब्रश एक पल के लिए रुक गया। सूरज कुमार ने कहा, जब मैं किसी लड़की को डेट पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो बात कुछ ऐसी है। क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है? योगेंद्र शर्मा के दिल में थोड़ी सी मिठास कौंधी और उसने ड्राइंग बोर्ड से फुसफुसाते हुए कहा, मैं उसे डेट पर जाने के लिए पूछ सकता हूँ। सूरज कुमार को ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुमने क्या कहा? तुम किसे डेट पर ले जाना चाहते हो? योगेंद्र शर्मा ने जवाब नहीं दिया और आंखों में हल्की सी मुस्कान लिए पलटकर पूछा, आज आपका मूड अच्छा है? सूरज कुमार ने अपना सिर झुकाया और काफी देर तक योगेंद्र शर्मा को देखता रहा। उसे कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उसने हार मान ली और मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, और कौन हो सकता है? कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की। कैंपस की खूबसूरत लड़की? योगेंद्र शर्मा ने अपना सिर झुकाया। योगेंद्र शर्मा की निगाहों से सूरज कुमार थोड़ा भयभीत हो गया था। उसे हमेशा से ही उन शांत दिखने वाली आंखों में एक घातक आभा महसूस होती थी। उसने घबराकर निगलते हुए कहा, वह पूर्व कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पूर्व वाला? योगेंद्र शर्मा ने अपनी निगाहें हटा लीं। सूरज कुमार ने फिर कहा, मोहिनी वर्मा, ओटाकू देवी। वर्तमान में कॉलेज की सबसे लोकप्रिय छात्रा की तरह वह भी विदेशी भाषा महाविद्यालय से है। योगेंद्र शर्मा का लहजा उदासीन था। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। सूरज कुमार, पिछले महीने वह आप पर गिर गई थी। ओह नहीं, वह आपके बगल में गिर गई थी। सूरज कुमार को उस दिन मोहिनी वर्मा के सीमेंट के फर्श पर गिरने का दृश्य याद आ गया। उफ, उसे देखना ही दर्दनाक था। मैंने सुना है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। सूरज कुमार ने असीम दया के साथ आह भरी और फिर मानो उसे मुर्गी का खून इंजेक्ट किया गया हो वैसे ही कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की अभी भी हमारे साथ है। योगेंद्र, और अधिक मेहनत करो और कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की की भाभी को हमारे लिए वापस लाने की कोशिश करो। पाना? योगेंद्र शर्मा ने नाक सिकोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। नैना चौधरी ने पूरे 1 घंटे तक दिमाग खपाया। आखिरकार योगेंद्र शर्मा की क्लास खत्म होने से पहले उसने दोनों विकल्पों का सर्वोत्तम समाधान निकाल लिया। नैना चौधरी ने कहा, इस बार का मिशन है योगेंद्र शर्मा के साथ चांदनी रात में 30 मिनट टहलना, लेकिन यह जरूरी नहीं कि टहलना एक डेट हो। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य चाहे जो भी हो, बस मुझे योगेंद्र शर्मा के साथ चांदनी रात में आधा घंटा टहलना है, मिशन पूरा हो जाएगा, है ना?
हाँ, उच्च बुद्धि वाली लड़की को मूर्ख बनाना वाकई आसान नहीं था। उस झटकेदार प्रणाली ने कहा, तुम्हें फिर भी उसकी बाहों में गिरना होगा। वह सरल है। नैना चौधरी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुझ जैसी नाजुक और खूबसूरत लड़की के लिए सड़क पर गिर जाना स्वाभाविक है। झटके लगने की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। तो फिर क्या ये चेसिस की अस्थिरता के कारण हुआ था? नैना चौधरी ने झटके वाली प्रणाली से पुष्टि करने के बाद कि उसकी समझ सही थी। अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसने अपने बैग में कुछ पेशेवर किताबें भी भर लीं। रात के समय भी स्कूल की इमारत में तेज रोशनी थी। नैना चौधरी वास्तुकला विभाग की इमारत के बगल में एक बड़े पेड़ के पीछे इंतजार कर रही थी। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे 8 बजने का समय नजदीक आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। लड़की, तुम योगेंद्र शर्मा का पीछा करने की योजना तो नहीं बना रही हो ना? उस बदतमीज सिस्टम ने कहा। उसे सचमुच आर पार देखा जा सकता था। नैना चौधरी ने बस इतना कहा, हाँ, मैं आधे घंटे तक उसका पीछा करूंगी, फिर नाटक कर उसकी बाहों में गिर जाऊंगी। उसके बाद नैना चौधरी ने मुस्कुराते हुए उस बदतमीज सिस्टम से तारीफ मांगना नहीं भूला। क्या यह योजना त्रुटिहीन नहीं है? क्या आप बेवकूफ हैं? उस निर्दयी सिस्टम ने उस मासूम लड़की के खूबसूरत सपने को बेरहमी से चकनाचूर कर दिया। क्या तुम्हें पता है योगेंद्र शर्मा की लंबाई कितनी है? नैना चौधरी ने कहा, मुझे नहीं पता, इसका मेरे उसके पीछे चलने से क्या संबंध है? सिस्टम ने कहा, वह 1.88 मीटर लंबा है। सोचो उसके पैर कितने लंबे हैं। पता चला कि योगेंद्र शर्मा बहुत लंबी थी। नहीं, मुद्दा यह नहीं था। नैना चौधरी ने अपने दिल में पनपे प्यार के बीज को कुचलते हुए पूछा, तो फिर क्या? सिस्टम ने अचानक पूछा, छात्रावास भवन से यहाँ तक पैदल आने में आपको कितना समय लगा? नैना चौधरी ने कहा, मैंने इसका हिसाब नहीं रखा, मुझे लगता है कि ये 20 मिनट से भी कम था। तो फिर अनुमान लगाइए कि योगेंद्र शर्मा को अपने लंबे पैरों से यहाँ से वापस आने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट से भी कम। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, नैना चौधरी को झटके से हरकत करने की बात समझ आ गई। योगेंद्र शर्मा को छात्रावास तक वापस पैदल जाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। दूसरे शब्दों में, वह ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही उसके पीछे पीछे चल सकती थी और कार्य की आवश्यकता 30 मिनट तक टहलना थी। इसलिए उसका पीछा करना कोई विकल्प नहीं था। नैना चौधरी की योजना विफल हो गई और वह एक बार फिर निराश हो गई। उस झटकेदार प्रणाली ने कहा, संघर्ष करना बंद करो, लड़की। आज रात अंधेरी और तूफानी है, चलो मिलते हैं। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। क्या वह किसी हॉरर फिल्म में अभिनय कर रहा था? नैना चौधरी ने सिस्टम की इस झटकों पर अपनी आंखें घुमाईं। उसने योगेंद्र शर्मा को रोकने और दरवाजे की हलचल पर ध्यान देते हुए उससे टकराने का नाटक करने की संभावना के बारे में सोचा। 8 बज चुके थे और वास्तुकला विभाग के छात्र एक के बाद एक दरवाजे से बाहर आ रहे थे। नैना चौधरी काफी देर तक पेड़ के पीछे छिपी रहीं, लेकिन उसे योगेंद्र शर्मा दिखाई नहीं दी। दरवाजे पर लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती देख उसका दिल और भी ठंडा होता चला गया। खत्म हो गया। जब योगेंद्र शर्मा उस बदतमीज सिस्टम से बात कर रही थी, तब तक वह शायद वहां से जा चुकी थी। जब तक दरवाजे पर कोई नहीं दिखा, नैना चौधरी का दिल ठंडा पड़ गया। उसने हताशा में आह भरी और पीछे मुड़ी। तभी उसे अथाह काली आंखें दिखाई दीं। क्या? नैना चौधरी इतनी हैरान हुई कि वह एक कदम पीछे हट गई और उसके मन में उठ रहे संदेह ने उसे झकझोर कर कहा, तुम गए नहीं? ओह नहीं, उसका भेद खुल गया। नैना चौधरी ने जल्दी से अपने शब्द बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है, आप यहाँ क्यों हैं? बस यूं ही गुजर रही थी। योगेंद्र शर्मा ने उदासीन भाव से नैना चौधरी की ओर देखा, मुझे लगता है तुम भी गुजर ही रही थी। आह, ओह, हाँ, बस ऐसे ही गुजर रही थी।
नैना चौधरी को चिंता थी कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसने बनावटी मीठी मुस्कान बिखेरी और गंभीर लहजे में बेतुकी बातें करने लगी। मैं अभी पुस्तकालय से निकली हूँ और यहाँ से गुजर रही थी। मुझे लगा कि ये पेड़ बहुत खास है, इसलिए मैं इसे कुछ देर और देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने गंभीरता से पेड़ के तने को छुआ भी। योगेंद्र शर्मा ने उसकी सलाह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब मुझे कोई खास चीज दिखती है तो मैं उसे कुछ और बार भी देखती हूँ। जब वह बोल रहा था, उसकी काली आंखें नैना चौधरी पर टिकी हुई थीं। नैना चौधरी उसकी घूरती निगाहों से घबरा गई। उसे लगा कि विशेष कहने के बाद वह जानबूझकर कुछ छिपा रहा है। क्या तुम छात्रावास वापस जा रहे हो? योगेंद्र शर्मा ने फिर पूछा। नैना चौधरी को होश आया और उसने कहा, जल्दी कोई बात नहीं है। उसकी उससे संयोगवश मुलाकात हो चुकी थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि वापस जाने से पहले उसे अपना काम पूरा करना ही था। आपका क्या ख्याल है? नैना चौधरी ने पूछा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपने गालों पर हल्की गर्मी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि ये कचरा निपटान प्रणाली के प्रभाव के कारण था या नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो कह रही हो, क्या तुम डेट पर जा रहे हो? योगेंद्र शर्मा की निगाहें नैना चौधरी पर टिकी हुई थीं। जाहिर है उसने उसकी आंखों में झलकती शर्म, गालों की लाली और नम आंखों की घनी पलकों को देख लिया था। वह अविश्वसनीय रूप से प्यारी थी। यह पहली बार नहीं था जब योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी को इतने करीब से देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब वह इतना बेईमान था। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, योगेंद्र शर्मा ने कहा। जब नैना चौधरी ने सुना कि योगेंद्र शर्मा को वापस जाने की जल्दी नहीं है, तो उसने तुरंत सुझाव दिया, तो आप कुसुम सरोवर के किनारे टहलने जा सकते हैं। मुझे लगता है इस बार योगेंद्र शर्मा अपनी आंखों में छिपी खुशी को छुपा नहीं सका। उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। तुम भी वहां घूमने जाना चाहते हो? नैना चौधरी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि योगेंद्र शर्मा उसके मन की बात जान लेता है। नैना चौधरी ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये टहलने के लिए एकदम सही जगह है। है। योगेंद्र शर्मा की आंखों में मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। चूंकि यह रास्ते में ही है, तो क्यों न हम साथ चलें? नैना चौधरी ने फिर कहा। योगेंद्र शर्मा ने हाँ या ना नहीं कहा। उसने नैना चौधरी को कृपया वाली नजर से देखा। यह देखकर नैना चौधरी लगभग उछल पड़ी। कुसुम सरोवर की ओर धीरे धीरे चलते हुए उसने फोन देखने का नाटक किया और चुपचाप समय नोट कर लिया। 8:15 बज रहे थे। कुसुम सरोवर वास्तुकला विभाग के शिक्षण क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं थी। आमतौर पर वे पैदल चलकर 5 या 6 मिनट में वहां पहुंच जाते थे। आज रात नैना चौधरी 10 मिनट से अधिक समय तक चली। चूंकि नैना चौधरी को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए योगेंद्र शर्मा को भी कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी गति न्यूनतम कर ली और नैना चौधरी की गति से ताल मिला ली। कुसुम सरोवर नान विश्वविद्यालय की सबसे खूबसूरत जगह थी और यह युवा जोड़ों के मिलने की भी एक जगह थी। जैसे ही उन्होंने झील के किनारे वाले रास्ते पर कदम रखा, उन्हें 3-4 जोड़े मिले। शायद आज रात चांदनी इतनी खूबसूरत थी, या शायद सड़क पर बहुत सारे जोड़े थे। समय बीतने के साथ साथ नैना चौधरी को महसूस हुआ कि उसके और योगेंद्र शर्मा के बीच का माहौल और भी अस्पष्ट होता जा रहा है। ये लगभग चरम पर पहुंच रहा था और उसका चेहरा अजीब तरह से हल्का गर्म हो रहा था। अच्छा, नैना चौधरी को लगा कि माहौल को हल्का करने के लिए उसे कुछ कहना चाहिए। आपके आर्किटेक्चर विभाग में बहुत सारा होमवर्क होता है ना? योगेंद्र शर्मा, वास्तव में नहीं। यह चोरीरोधी अध्याय है। पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको नवीनतम अध्याय दिखाई देगा। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। पहले इसे 5 सेकंड के लिए देखो, उस घटिया व्यवस्था ने आग्रह किया। नैना चौधरी ने केवल 0.01 सेकंड के लिए संघर्ष किया, फिर धीरे धीरे अपनी निगाहें
योगेंद्र शर्मा की मांसल छाती और पेट पर टिका दी। अंततः उसने अपनी निगाहें उस आकर्षक मत्स्यांगना रेखा पर टिका दी। योगेंद्र शर्मा। कुछ देर शांत होने के बाद उसने आह भरी और कहा, अब और मत देखो, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उसकी बेबस आवाज में स्पष्ट स्नेह झलक रहा था। नैना चौधरी का पूरा शरीर पल भर में लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटाईं और घबराहट में उस घटिया सिस्टम से पूछा, क्या ये 5 सेकंड है? उस घटिया सिस्टम ने कहा, 5 मिनट हो चुके हैं। इतना लंबा समय कैसे हो सकता है? नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह झटपट पीछे मुड़ी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। योगेंद्र शर्मा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हाँ, उनका मानना था कि उसने जानबूझकर अपनी नजरें नीचे नहीं की थीं। नैना चौधरी की पीठ योगेंद्र शर्मा की ओर थी। वह उसके चेहरे के भाव नहीं देख पाई। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे और भी ज्यादा अपराधबोध महसूस हुआ। वह समझाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई बहाना नहीं मिला। युद्ध की 36 रणनीतियों में से उसने भागने का विकल्प चुना। अचानक, इससे पहले कि वह अपने पैर उठा पाती, उसने बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनी। आवाज से लग रहा था कि एक से ज्यादा लोग थे। नैना चौधरी घबरा गई। अगर वह अभी बाहर जाती तो निश्चित रूप से बाहर मौजूद लोगों से टकरा जाती। अब वह कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, जिसकी पूरे स्कूल में चर्चा थी। अगर दूसरों ने उसे पुरुषों के लॉकर रूम में प्रवेश करते देख लिया होता तो कौन जानता कि किस तरह की अफवाहें फैलतीं। लेकिन अगर वह बाहर नहीं जाती तो वह कहाँ छिपती? लॉकर रूम खाली था। छिपने की कोई जगह नहीं थी। बाहर से आती आवाजें धीरे धीरे करीब आती जा रही थीं। नैना चौधरी दुविधा में थी। वह बाहर मौजूद लोगों के साथ एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात करने वाली थी। अचानक पीछे से उसकी बाईं बाह खींची गई और उसका पूरा शरीर वहीं पर 180 डिग्री घूम गया और वह एक परिचित लेकिन अजनबी व्यक्ति के आलिंगन में गिर गया। यह परिचित होते हुए भी अजीब इसलिए था क्योंकि वह एक से अधिक बार इस आलिंगन का सहारा ले चुकी थी। वह इससे बहुत परिचित थी, लेकिन उसने कभी भी दूसरे व्यक्ति के नग्न होने पर ऐसा सहारा नहीं लिया था। इसलिए ये बहुत अजीब भी था। जी हाँ, वह अब योगेंद्र शर्मा की बाहों में थी। उसकी नाक की नोक धीरे से उसकी छाती पर टिकी हुई थी। उसके शरीर में मौजूद मर्दाना हार्मोन की गंध से उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अभी जल उठेगी। शोर मत करो, योगेंद्र शर्मा ने धीमी आवाज में नैना चौधरी की बात काट दी। फिर वह उसे बगल में बने लॉकर के पास ले गया और अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। नैना चौधरी शर्मा गई और धड़कते दिल के साथ उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अंत में उसकी नज़र योगेंद्र शर्मा के आधे खुले बेल्ट बकल पर पड़ी। नैना चौधरी अवाक रह गई। तुम अपना सिर क्यों झुका रहे हो? ऐसे समय में तो उसे बस अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। नैना चौधरी ने झुंझलाहट और शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी समय उसने बाहर से अंदर आ रहे लड़कों को एक साथ फ़ चिल्लाते हुए सुना। नैना चौधरी शर्मिंदा थी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसकी और योगेंद्र शर्मा की मौजूदा स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी, जिसके कारण दूसरों को गलतफहमी हुई। आखिरकार दरवाजे के कोण से देखने पर योगेंद्र शर्मा इस समय उस पर दबाव डाल रहा था। उसकी पैंट की बेल्ट का बकल अभी भी खुला हुआ था। जो लोग सच्चाई नहीं जानते वे शायद सोचेंगे। नैना चौधरी आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा जल रहा था। कुछ ही देर में बाहर सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। नैना चौधरी ने चुपचाप एक आंख खोली, ये देखने के लिए कि क्या वह व्यक्ति दूर चला गया है। अचानक उसकी नज़र योगेंद्र शर्मा के सुडौल पेट पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। योगेंद्र शर्मा के पेट की मांसपेशियां
ठीक उसके हाथ के नीचे थीं। इस अवसर का लाभ उठाकर काम पूरा क्यों न किया जाए? ये सही है, ये तय हो चुका है। जिंदा रहने की चाह ने नैना चौधरी को शर्म की भावना को त्यागने पर मजबूर कर दिया। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इसी क्षण योगेंद्र शर्मा पीछे हट गया। उसका हाथ उसके पीछे ऐसे भागा मानो उस पर किसी अलौकिक शक्ति का साया हो। योगेंद्र शर्मा अवाक रह गई। नैना चौधरी अवाक रह गई। माहौल में अफरातफरी और असहजता छा गई। नैना चौधरी ने अपने हाथ को देखा, जो हवा में स्थिर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हाथ आगे बढ़ाए या पीछे खींच ले। कुछ सेकंड के लिए अपेक्षाकृत सन्नाटा छा गया। योगेंद्र शर्मा ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। तुम क्या करना चाहते हो? इस वाक्य ने नैना चौधरी का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल कर दिया। वह काफी देर तक मैं कहती रही, लेकिन एक भी वाक्य पूरा नहीं बोल पाई। वह मानो एक चलती फिरती ज़ॉम्बी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींचा, सिर झुकाया और असीम खेद के साथ कहा, कुछ नहीं। योगेंद्र शर्मा ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और अपनी काली आंखों को थोड़ा सिकोड़ लिया। लगता है तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ, बहुत खेद है। बस एक सेकंड। अगर वह एक सेकंड तेज होती तो वह काम पूरा कर लेती। बेशक, नैना चौधरी ने इस बारे में केवल अपने मन में ही सोचने की हिम्मत की। अपने धड़कते दिल को सहलाते हुए नैना चौधरी ने कहा, नहीं, बस अभी अभी मेरी किसी से टक्कर होते होते बची। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हे, आखिरी दो थोड़े अजीब लगते हैं। योगेंद्र शर्मा ने आगे कुछ नहीं पूछा। जाओ कपड़े बदल लो। हाँ। नैना चौधरी खरगोश से भी तेज गति से खिसक गई। जब नैना चौधरी महिलाओं के लॉकर रूम में पहुंची तो वहां दो लड़कियां अपने बाल सुखा रही थीं। उसे सबके सामने कपड़े उतारने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह उनके जाने तक धीरे धीरे चलती रही। फिर उसने शर्मिंदा होकर बिकिनी पहनी, खुद को एक तौलिए में लपेटा और अपने स्तनों को सीने से सटाकर धीरे धीरे लॉकर रूम से बाहर निकल गई। क्या तुम इसी तरह तैरोगी? योगेंद्र शर्मा की मधुर आवाज उसके सामने सुनाई दी और उसके लहजे में उपहास का भाव था। नैना चौधरी ने ऊपर देखा तो योगेंद्र शर्मा सामने वाले पुरुषों के लॉकर रूम के दरवाजे से टैक लगाकर खड़ी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसने सिर्फ स्विमिंग ट्रंक पहन रखी थी। उसके कंधे चौड़े थे, टांगें लंबी थीं। उसका शरीर बेहद आकर्षक था। होंठ के कोने हल्के से मुड़े हुए थे और उसकी आंखें मोहक थीं। नैना चौधरी दंग रह गई। उसके हाथ अनायास ही ढीले पड़ गए और नहाने का तौलिया उसके शरीर से फिसल गया, जिससे काली बिकिनी में उभरे उसके खूबसूरत कर्व्स दिखाई देने लगे। इस बार योगेंद्र शर्मा के स्तब्ध होने की बारी थी और उसकी आंखों की गहराई से धीरे धीरे ज्वालाएं उठने लगीं, जो किसी प्राचीन कुएं जितनी गहरी थीं। योगेंद्र शर्मा की तीखी निगाहों के नीचे नैना चौधरी का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से तौलिया उठाया और खुद को फिर से लपेट लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी नजरें इधर-उधर जमीन पर टिकी हुई थीं। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मेरा स्विमसूट फट गया है। बस यही पहन सकती हूँ। योगेंद्र शर्मा ने कुछ देर तक नैना चौधरी को ध्यान से देखा, फिर अपनी छाती पर लिपटी बाहों को हटा लिया। उसने लॉकर पर रखी स्विमिंग कैप उठाई और बड़े बड़े कदमों से उसके पास चला गया। उसके सामने खड़े होकर उसने कहा, ये शायद थोड़ी बड़ी है। ये सुनकर नैना चौधरी दंग रह गई और फिर उसे अपने कानों के नीचे गर्माहट का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा तो योगेंद्र शर्मा ध्यान से उसके लंबे बालों को कानों के पीछे कर रही थी, फिर उन्हें बांधकर स्विमिंग कैप में डाल रही थी। योगेंद्र शर्मा की स्विमिंग कैप नैना चौधरी के लिए थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके सिर से फिसल जाए। वह मुश्किल से ही उसका इस्तेमाल कर पा रही थी। अगली बार अपने साथ स्विमिंग कैप लाना, योगेंद्र शर्मा ने कहा। नैना चौधरी शर्मिंदा और लज्जित थी। मैं जल्दी में थी और इसे लाना भूल गई।
योगेंद्र शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। चलो चलते हैं। ओह, लगभग बंद होने का समय हो चुका था और स्विमिंग पूल में ज्यादा लोग नहीं थे। वे सब इधर-उधर बिखरे हुए थे। नैना चौधरी स्विमिंग पूल के किनारे खड़ी होकर साफ नीले पानी को देख रही थी और पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। क्या हुआ? योगेंद्र शर्मा ने पीछे मुड़कर पूछा। उसका आधा शरीर पानी में डूबा हुआ था और उसकी कमर कसी हुई थी। नैना चौधरी ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह ठीक है। फिर उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे स्विमिंग पूल में चली गई। याद रहे, आपकी अगली मौत से पहले अभी भी आधा घंटा बाकी है, उस झटकेदार सिस्टम ने उसे याद दिलाया। नैना चौधरी का दिल कस गया और उसे एक बार फिर इस बात का पछतावा हुआ कि उसने चेंजिंग रूम में पर्याप्त निर्णायक कदम नहीं उठाए थे। अब जब वह और योगेंद्र शर्मा इतनी दूर हो गए थे, तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? उस बेवकूफ सिस्टम ने कहा, तुम एक और बार गिरने का नाटक कर सकते हो। ये बहुत शर्मनाक था। वह ऐसा नहीं कर सकी। नैना चौधरी स्विमिंग पूल में खड़ी थी और चारों ओर नजर घुमा रही थी। अचानक उसने एक लड़के को अपनी प्रेमिका को तैरना सिखाते हुए देखा। लड़के ने लड़की की कमर और पेट को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जिससे लड़की पानी पर तैरती रही और उसने धैर्यपूर्वक उसे सांस लेना सिखाया। नैना चौधरी की आंखें अचानक चमक उठीं। ये मुद्रा बुरी नहीं थी। वह वैध कारण होने पर उसके पेट को छू सकती थी। उस झटकेदार सिस्टम ने कहा, क्या आपको यकीन है कि योगेंद्र शर्मा आपको ऐसा करने देगा? उसे यकीन नहीं था। नैना चौधरी तुरंत सुस्त पड़ गई। योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखा और उसके पतले होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने बड़े ही विचारशील भाव से पूछा, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? नैना चौधरी ने ऊपर देखा। मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा, योगेंद्र शर्मा ने बड़ी सहजता से कहा, मानो उसे पता ही न हो कि नैना चौधरी तैरना जानती है। नैना चौधरी, जो एक कुशल तैराक नहीं थी, पानी से बहुत डरती थी। पूल में भीगने की क्षमता ही उसके लिए सीमा थी, तो वह तैरने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? लेकिन तैरना सीखने का विचार तो उसी ने दिया था। अगर अब वह पीछे हट जाती है, तो योगेंद्र शर्मा को उस पर शक जरूर हो जाएगा और वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद नैना चौधरी ने कहा, ठीक है, तब मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, योगेंद्र शर्मा ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने अपना लंबा हाथ हिलाया और बिना किसी औपचारिकता के उस खूबसूरत लड़की की पतली कमर को गले लगा लिया। नैना चौधरी का पूरा शरीर पल भर में एक सीधी रेखा में खिंच गया। योगेंद्र शर्मा ने कहा, घबराओ मत, मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। मैं घबराया हुआ हूं क्योंकि मुझे आपका समर्थन प्राप्त है। नैना चौधरी के कड़े होंठ कांप उठे और चेहरे पर एक हल्की सी अटपटी मुस्कान आ गई। फिर वीडियो में दिखाए गए निर्देशों के अनुसार उसने अपनी सांस रोक ली, अपना चेहरा पानी में डुबो दिया, शरीर को आराम दिया और धीरे धीरे अपने पैरों को पानी पर तैरने दिया। हालांकि जब वह अपने शरीर को शिथिल करने के चरण पर पहुंची तो वह असफल हो गई, क्योंकि इस समय उसका पूरा ध्यान उसके पेट पर रखे बड़े हाथ पर केंद्रित था और वह बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रही थी। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा घबरा दिया वह ये थी कि इस समय योगेंद्र शर्मा ने वास्तव में अपने दूसरे हाथ से उसके पैरों को सहारा दिया हुआ था। उसके पेट और पैरों से अचानक एक सुन्न और झुनझुनी सी महसूस होने लगी और फिर वह पूरे शरीर में फैल गई। नैना चौधरी का चेहरा इतना गर्म था कि मानो जल ही जाएगा। किसने सोचा था ये घटिया विचार की पूल में आना है? इस घिनौने विचार को जन्म देने वाले उस नीच व्यक्ति को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। छोटी बच्ची, एक गहरी सांस क्यों नहीं ले लेती? क्या तुम अपनी सांस रोककर आत्महत्या करने की योजना बना रही हो? सांस लें। नैना चौधरी को अचानक एहसास हुआ कि उसकी सांस सचमुच खुलने वाली है। उसे वीडियो से याद आया कि सांस लेते समय उसे पानी पर हाथ से थप्पड़ मारना पड़ता है
ताकि उसका सिर पानी से बाहर तैरने के लिए ताकत जुटा सके। नैना चौधरी ने भी ऐसा ही किया और तुरंत पानी को नीचे पटक दिया। अंत में उसने बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसने कुछ अविश्वसनीय प्रहार किया। उसी समय उसके शरीर पर मौजूद दोनों बड़े हाथ किसी चीज से उत्तेजित होते हुए प्रतीत हुए और अचानक ढीले पड़ गए। नैना चौधरी का संतुलन अचानक बिगड़ गया और एक घूंट पानी उसके फेफड़ों में भर गया। अचानक उसके मन में एक छवि कौंध गई। तस्वीर में वह पानी में गिर गई और जब वह बेहोश होने ही वाली थी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका शरीर पानी से बाहर तैरने लगा। उसने उस व्यक्ति की गर्दन को ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे उसने जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया हो, और उसके पैर उस व्यक्ति की कमर पर चढ़ गए। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे एक स्पष्ट और सुंदर चेहरा दिखाई दिया और स्मृति वास्तविकता से मेल खा गई। उसे अब याद आ गया। क्या तुम्हारा दम घुट गया था? योगेंद्र शर्मा ने घबराकर पूछा। नैना चौधरी ने अपना सिर हिलाया और योगेंद्र शर्मा को खाली निगाहों से देखती रही। समय एक पल के लिए थम गया और फिर उसने पहल करते हुए उसके होठों को चूम लिया। वह भ्रष्ट व्यवस्था, जिसकी असलियत अभी तक सामने नहीं आई थी, शांत हो गई। नैना चौधरी ने कहा, आपने जो सामग्री पोस्ट की है उसे देखें। अगर कोई और होता तो ठीक होता, लेकिन यह योगेंद्र शर्मा ही होनी थी जिसे मैंने छोड़ दिया था। मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया था और अब मैं उसके साथ फिर से छेड़छाड़ करने जा रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का व्यवहार घटिया है? इस नीच व्यवस्था ने निष्क्रिय होने का नाटक करना चुना। मैं ये मिशन स्वीकार करने से इनकार करती हूँ। नैना चौधरी ने अपने नैतिक मूल्यों का बचाव करते हुए कहा, मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मृत्यु से कितना डरते हो? उस नीच व्यवस्था ने घमंड से कहा, छोटी बच्ची, इतनी कम उम्र में इतना निराशावादी होना उचित नहीं है। हे, नैना चौधरी ने सीधे सीधे जवाब दिया, क्या इतनी कम उम्र की लड़की को किसी लड़के को यूं ही चूमने देना उचित है? उस घटिया सिस्टम ने कहा, किसी लड़के को यूं ही चूमना वाकई अनुचित है, इसलिए मैं आपको योजना बनाने के लिए 1 घंटा देता हूँ। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या जानबूझकर ऐसा करना अनुचित था? रुको, लगता है वह कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गई है। नैना चौधरी ने अपनी आंखें खोलीं। 1 घंटे से तुम्हारा क्या मतलब था? उस घटिया व्यवस्था ने कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपके पास जीने के लिए 58 मिनट और 32 सेकंड बचे हैं। 31 सेकंड, 30 सेकंड। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुम मुझे घबरा रहे हो। अंत में नैना चौधरी को अभी भी मृत्यु से डर लग रहा था। वह अनिच्छा से बिस्तर से उठी और बोली, आज सिर्फ 1 घंटा ही क्यों? आपने मुझे कल के रैंडम मिशन के लिए 4 घंटे का समय दिया था। उस घटिया सिस्टम ने कहा, मेजबान को मिशन पूरा करने के लिए दिया गया समय मिशन की कठिनाई के अनुपात में होता है। मिशन जितना कठिन होगा उतना ही अधिक समय लगेगा। आज का मिशन सरल है। 1 घंटे में आप दर्जनों बार चुंबन कर सकते हैं। दर्जनों बार? क्या आपको लगता है कि मैं अपनी ही उंगलियों को चूम रहा हूँ? नैना चौधरी ने मन ही मन उस घटिया सिस्टम को 10,000 बार कोसा। वह बिस्तर से उठी और अपने बालों को जूड़ा बनाने के लिए एक रबर बैंड ढूंढा। वह बाथरूम की ओर चली और निराशा से बोली, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। योगेंद्र शर्मा शायद अभी तक उठी नहीं होगी। शायद आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस घटिया व्यवस्था ने कहा, चिंता मत करो, मैंने आपके लिए गणना कर ली है। आपकी मृत्यु नहीं होगी। आपने गणना करने के लिए किसका उपयोग किया? बड़ा डेटा। क्या बिग डेटा का इस्तेमाल भविष्य बताने के लिए किया जा सकता है? उसे यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि वह घटिया व्यवस्था बकवास कर रही थी। नैना चौधरी ने आह भरी। उसने अपने दांत साफ किए और एक उपाय के बारे में सोचने लगी। चेस्ट थंप का संचालन आसान था। तथाकथित छाती पर थपथपाहट वास्तव में दीवार पर थपथपाहट के समान थी।
सिवाय इसके कि बाद वाली थपथपाहट दीवार थी, जबकि पहले वाली थपथपाहट छाती थी। उसे बस योगेंद्र शर्मा की छाती पर थपथपाने का मौका ढूंढना था और काम पूरा हो जाता। जहां तक चुंबन की बात है, नैना चौधरी को एक अहम विचार आया। मिशन की शर्त योगेंद्र शर्मा को चूमना, न कि योगेंद्र शर्मा के मुंह को चूमना, है ना? उस घटिया व्यवस्था ने इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहा। हाँ, नैना चौधरी ने कहा, तो शरीर के अन्य हिस्सों को चूमना भी मिशन पूरा करने में गिना जाता है ना? हाँ, वह नीच व्यवस्था बेहद अनिच्छुक थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया हो। नैना चौधरी बेहद खुश थी। उसने तुरंत योगेंद्र शर्मा को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, क्या तुम जाग रही हो? जब योगेंद्र शर्मा को नैना चौधरी का व्हाट्सएप संदेश मिला, तब वह अपनी सुबह की जॉगिंग पूरी करके छात्रावास लौटने ही वाली थी। संदेश भेजने वाले का नाम देखते ही उसका मूड एकदम ठीक हो गया। उसने मुस्कुराते हुए तुरंत एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। नैना चौधरी को योगेंद्र शर्मा से इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने मुंह में टूथब्रश पकड़े हुए दोनों हाथों से टाइप किया, तुम अभी कहाँ हो? योगेंद्र शर्मा, मार्शल आर्ट्स का मैदान। मार्शल आर्ट का मैदान नान विश्वविद्यालय के पश्चिमी द्वार के पास स्थित एक विशाल खेल का मैदान था। नैना चौधरी ने अनुमान लगाया कि योगेंद्र शर्मा वहां सुबह की कसरत कर रही होगी, इसलिए उसने कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए वहां मेरा इंतजार कर सकती हैं? मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। संदेश भेजने के बाद नैना चौधरी लगातार स्क्रीन को देखती रही। उसका दिल तनाव से भरा हुआ था। लगभग आधे मिनट के बाद दूसरी तरफ से एक शब्द में जवाब आया, ठीक है। उसने तुरंत राहत की सांस ली, अपना फोन नीचे रखा और अपने दांत ब्रश करना जारी रखा। साथ ही मार्शल आर्ट के क्षेत्र में भी, तुम किसे मैसेज कर रहे हो? तुम तो बड़े प्यार में डूबे हुए लग रहे हो। सूरज कुमार ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, अपना स्पोर्ट्स बैग पीठ पर डाला और योगेंद्र शर्मा को अपने साथ छात्रावास वापस चलने का इशारा किया। योगेंद्र शर्मा ने अपने होंठों के कोनों को सिकोड़ते हुए कहा, तुम पहले वापस जाओ। क्या तुम्हारी किसी खूबसूरत लड़की के साथ डेट है? सूरज कुमार ने लापरवाही से जवाब दिया और उसे जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से योगेंद्र शर्मा ने पहली बार उसे अनदेखा नहीं किया और गंभीरता से एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। सूरज कुमार दंग रह गई। ये क्या बकवास है? क्या सच में तुम्हारा किसी लड़की के साथ डेट है? आपके साथ डेट पर जाने के लिए इतना शानदार कौन है? योगेंद्र शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि जैसे ही उसने आने की बात कही, वह एक छोटे लड़के की तरह अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। वह सचमुच बहुत ही शानदार था। जब नैना चौधरी खेल के मैदान पर पहुंची, तो वहां ज्यादा लोग नहीं थे। सरसरी नजर से देखने पर बड़ा हरा मैदान खाली था, बस कुछ लड़के दौड़ रहे थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन योगेंद्र शर्मा कहीं नहीं दिखा। जब वह उसे संदेश भेजने ही वाली थी कि उसने पहले ही फोन कर दिया। नैना चौधरी का हाथ कांपने लगा। नमस्ते। योगेंद्र शर्मा की आवाज हमेशा की तरह मधुर थी। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। नैना चौधरी ने पीछे मुड़कर देखा और योगेंद्र शर्मा की उदासीन लेकिन गर्मजोशी भरी काली आंखों से उसकी नजरें मिली। आज उसने लाल और सफेद रंग की बास्केटबॉल वर्दी पहनी हुई थी। उसके माथे के बाल थोड़े गीले थे और उसकी भौहें तलवार जैसी थीं। वह आकर्षक और सुरुचिपूर्ण था और उसकी बाहों की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से उभरी हुई थीं। उसका शरीर मजबूत और सुडौल था और वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। याद रहे, मौत से आप सिर्फ 20 मिनट दूर हैं। इस बेकार सिस्टम ने उस लड़की को याद दिलाया कि उसे अभी भी कुछ काम करना बाकी है। नैना चौधरी तुरंत संभली, अपनी नजरें झट से हटाईं, फोन काट दिया और शर्माते हुए योगेंद्र शर्मा के पास गई। मुझे लगा कि तुम चली गई हो। मैं कुछ खरीदने गया था। योगेंद्र शर्मा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हैंडबैग उसे सौंप दिया।
नैना चौधरी ने उसे नहीं लिया और असमंजस भरी नजरों से उसकी ओर देखा। शायद तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, योगेंद्र शर्मा ने हमेशा की तरह उदासीन स्वर में कहा। पता चला कि वह उसके लिए नाश्ता खरीदने गया था। नैना चौधरी ने हैंडबैग उठाया और उसका मन थोड़ा बेचैन था। वह उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए नाश्ता खरीदा। उस बेकार व्यवस्था ने कहा, अगर तुम इसी तरह टाल मटोल करते रहोगे तो तुम्हारी अंतरात्मा को शांति मिलेगी। नैना चौधरी के दिल में मौजूद अपराध बोध पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह जीने की इच्छा ने ले ली। वह बेकार व्यवस्था सही थी। वह अब और देर नहीं कर सकती थी। उसे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। नैना चौधरी ने गहरी सांस ली, अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसके गाल पर जबरदस्ती चुंबन करने ही वाली थी। लेकिन जैसे ही वह अपने पंजों पर खड़ी हुई, वह इतनी जोर से उछली कि अपना संतुलन खो बैठी और योगेंद्र शर्मा की बाहों में गिर गई। नैना चौधरी, योगेंद्र शर्मा। यह निरर्थक प्रणाली। वहां अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। इस दृश्य ने कुछ राहगीरों का ध्यान भी आकर्षित किया। नैना चौधरी और योगेंद्र शर्मा, एक तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसके चारों ओर सितारे छाए रहते थे, वहीं दूसरी किसी अछूत फूल की तरह थी। दोनों में से कोई भी अपनी अपनी नजरें खींच लेती। इसके अलावा इस समय दोनों एक साथ एक ऐसे रहस्यमय अंदाज में थीं कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। देखने वालों की संख्या बढ़ती गई। नैना चौधरी शर्मिंदा और असहज महसूस कर रही थी। वह जल्दी से योगेंद्र शर्मा की बाहों से निकल गई और नाश्ते से भरे कागज के थैले से अपना चेहरा ढक लिया। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, वो एक विचार है। जैसे ही उसने शब्द कहना शुरू किया, योगेंद्र शर्मा ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे मार्शल आर्ट के मैदान से बाहर मुख्य सड़क से होते हुए एक खाली अध्ययन कक्ष में ले गया। तुम मुझे ढूंढ रही थी, क्या बात है? योगेंद्र शर्मा ने उसकी ओर नीचे देखा। नैना चौधरी दीवार से टिक गई, हल्के से सिर हिलाया और संयमित लहजे में कहा, एक छोटी सी बात है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। योगेंद्र शर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या यही वो चीज है जो तुम मैदान पर करना चाहते थे? ओह! नैना चौधरी को समझ नहीं आ रहा था कि योगेंद्र शर्मा ने उसकी हरकत को कैसे समझ लिया। वह अभी सच बताने या न बताने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में उस बेकार सिस्टम की सूचना गूंज उठी। केवल 9 मिनट शेष हैं। नैना चौधरी घबरा गई और उसने अपना हाथ योगेंद्र शर्मा की छाती पर रख दिया। एक मधुर सीने की धड़कन सुनाई दी और उसके मन में बेशर्मी से ख्याल आया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यह उसके दिमाग की टिप्पणी थी, उसकी नहीं। नैना चौधरी ने खुद को इतना सुन कर लिया था। अचानक हुए इस हमले से हैरान योगेंद्र शर्मा अवाक रह गई। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? तभी नैना चौधरी को एहसास हुआ कि थपकी के बाद उसने तुरंत अपना हाथ पीछे क्यों नहीं खींचा। शायद इसलिए क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, ये बात मायने नहीं रखती। असल बात ये थी कि योगेंद्र शर्मा का सवाल सुनते ही उसके दिमाग में एक फिल्म का डायलॉग आ गया और उसने झट से कह दिया, माफ करना, घबराहट में कुछ पकड़ने का मन करता है। योगेंद्र शर्मा लगभग जोर से हंस पड़ी। तुम्हें किस बात की घबराहट है? नैना चौधरी ने चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगर मैं यह कहूँ तो क्या तुम वादा कर सकते हो कि मुझे पीट पीट कर मार नहीं डालोगे? उसने ऐसा क्या किया जिससे उसे लगा कि उसमें हिंसक प्रवृत्ति है? योगेंद्र शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कह दो। नैना चौधरी ने मन ही मन खुद को एक पल के लिए तैयार किया। मैं तुम्हें चूमना चाहती हूँ। आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाली योगेंद्र शर्मा भी इन कठोर पंक्तियों को सुनकर स्तब्ध रह गई। उस बेकार सिस्टम ने कहा, 5 मिनट बचे हैं। नैना चौधरी इतनी घबराई हुई थी कि वह लगभग बेहोश हो गई। उसने योगेंद्र शर्मा को दयनीय निगाहों से देखा। क्या मैं तुम्हें चूम सकती हूँ?
मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे गालों को सिर्फ हल्के से ही छूऊंगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। नैना चौधरी सोच रही थी कि अगर योगेंद्र शर्मा सहमत नहीं हुआ तो वह उसे सीधे धक्का देकर नीचे गिरा देगी। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति उसकी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चरम परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की क्षमता असीमित होती है। उसका मानना था कि जीने की इच्छा के साथ किसी पुरुष को धक्का देकर गिराना कोई समस्या नहीं होगी। वह बेकार सिस्टम अवाक रह गया। 1 घंटे पहले तक उसका संचालक नैतिकता की मूल सीमा का बचाव कर रहा था, लेकिन अब वह उस पर जबरदस्ती करने के बारे में सोच रहा था। यह शायद वास्तव में एक घटिया खेती प्रणाली थी। 3 मिनट। वह बेकार सिस्टम पहले से ही नैना चौधरी के जवाबी हमले के लिए मानसिक रूप से तैयार था। नैना चौधरी बेसब्री से जल रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसे चूमने ही वाली थी कि योगेंद्र शर्मा ने अपने होठों से उसे बीच में ही रोक दिया। नैना चौधरी स्तब्ध रह गई। फिर उसे एक अजीब सी सुन्नता महसूस हुई। चुंबन से उसका पूरा शरीर चकरा रहा था। उसकी आंखें मोहक थीं और चेहरा लाल हो गया था। मिशन पूरा होने की सूचना मिलने पर ही वह होश में आई। उसने जल्दी से योगेंद्र शर्मा को धक्का दिया और पीछे मुड़े बिना भाग गई। योगेंद्र शर्मा स्थिर खड़ा रहा और नैना चौधरी की पीठ को देखता रहा। उसने अपनी तर्जनी उंगली से अपने निचले होंठ को छुआ। वह गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी और उसकी आंखों में मिठास भरी हुई थी। नैना चौधरी अध्ययन कक्ष से भागने के बाद छात्रावास वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसके बजाय उसने कुसुम सरोवर के किनारे एक पत्थर की बेंच ढूंढी और आराम करने के लिए बैठ गई। अभी अभी हुई घटना के बारे में सोचते ही नैना चौधरी का चेहरा फिर से लाल हो गया। वह तो बस उसके गालों को चूमना चाहती थी। उसने ऐसा क्यों किया? उसने अचानक अपने हाथ में रखे नाश्ते पर नजर डाली। नैना चौधरी थोड़ी अवाक रह गई। इतनी घबराहट में भी उसने इस चीज को अपने हाथ में पकड़ रखा था। अच्छा, उसे थोड़ी भूख लगी थी। यह वही नाश्ता था जिसे उसने अपने पहले चुंबन के बदले खाया था। अगर वह इसे नहीं खाती तो यह व्यर्थ होता। वह बेकार सिस्टम चुप हो गया। यह कैसी तकशक्ति थी?